हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज चौधरी और मैं अब आपको सिखाऊंगा आपका फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यार अगर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा कि बोर्ड के आगे तो यार जब आप 11th या 12th में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर भी ये चैप्टर दोबारा से आपको मिलने वाला है। पर बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको यहीं पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं मेरी बात करूं तो भाई मेरे को एक्सपीरियंस है 5 ईयर का। बेसिकली मैं 11th 12th जेईई और नीट फाउंडेशन दोनों को ही पढ़ाता हूँ। और अभी क्योंकि अब आप 11th फाउंडेशन में जाओगे तो उससे पहले हमारे को 10th को बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, बस चैप्टर को शुरू करते हैं, चलिए आ जाइए। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, कोई भी एक सरफेस है जो एक साइड से सिल्वर्ड है, इस सरफेस को अपन बोल देंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बेसिक है, ठीक है, चलो आ जाओ। और इस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि लाइट इंसिडेंट हुई और ये जो है ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, आपने इस सरफेस पर एक नॉर्मल खींचा। नॉर्मल क्यों खींचा? क्योंकि जो भी एंगल आप मेजर करने वाले हो, पूरे रे ऑप्टिक्स की बात करूं, सिर्फ इसी के नहीं, तो सारे के सारे एंगल आप कहां से लेने वाले हो बेटा? सारे के सारे एंगल आप लेने वाले हो नॉर्मल से। चलो आ जाओ सीखते हैं। इसका मतलब अगर यहां पर बात करूंगा तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल से, उसको बोलोगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बना रही है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जितने एंगल पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उतनी ही एंगल पर भाई मेरे वो रिफ्लेक्ट भी होने वाली है। इसका मतलब अगर आप बोलोगे तो क्या बोल सकते हो? एंगल आई इक्वल टू क्या बोल दोगे बेटा? एंगल आर। चलो, ये पहला पॉइंट आपको आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो जरा, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, यहीं पर देखना, उस डायग्राम को अभी देखने की जरूरत नहीं है, एक साथ उसको समझ लेंगे। ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पर देखो ये जो लाइट इधर चली गई, इसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दोगे। देखो नोटिस करो, क्या ये सारे के सारे जितने भी हैं, क्या सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हुए दिख रहे हैं? यस, थोड़ा इमेजिन करो। देखो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी आपकी, लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, नॉर्मल। क्या तीनों के तीनों बिल्कुल एक ही प्लेन में आते हुए दिख गए? यस। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इंसिडेंस रे यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं बेटा। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की दिक्कत थी, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट था। चलो, ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो, लाइट जो है बेटा वो एक तरह की एनर्जी है। अब यार एनर्जी है तो किस तरह से ये इमेज को बनाएगी? इमेज फॉर्मेशन ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं बात करूं, चाहे थ्योरी की बात करूं चाहे न्यूमेरिकल की बात करूं, सारे के सारे इसी पर बेस होने वाले हैं। पर यार वो रेज बनेंगी कैसे, या जो इमेज है वो बनेंगी कैसे, या जो रेज है वो ट्रेवल कैसे करेंगी, उसके भी तो कुछ ना कुछ मेरे भाई रूल्स होंगे। और अगर वो रूल्स होंगे, वही रूल तो हमारे को सीखने की जरूरत है। सही है क्या? आ जाओ बात करते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करूं तो अच्छा, इन्होंने बोल रखा है, एक वर्ड नाम यूज कर रखा है, एक वर्ड यूज कर रखा है बेटा, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मतलब होता है इसका? सुनो, देखो, ये आपका मिरर है और इस मिरर को एक लाइन इक्वली डिवाइड कर रही है, तो इसी को आपने क्या बोल दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब चलो थोड़ी बातें हम क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहले कुछ चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, सुनो जरा, देखो, ये है आपका मिरर। अब मिरर बेटा होते हैं दो टाइप के, एक है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकैव। देखो, आपने कभी न कभी फोटोज में या कहीं पर भी देखा होगा केव। केव की पिक ऐसे दिखती है, ऊपर आपने ग्रासेस ट्रीज वगैरह देखे होंगे और ये इस तरह से दिख रही है। जो ऐसी दिख रही है उसको बोलेंगे कॉनकैव। तो देखो, अगर मैं इसको ग्रास वगैरह से हाईलाइट करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये कैसा दिख रहा है? कॉनकैव। तो ये जो मिरर है बेटा, इसको कौन सा मिरर बोलोगे? सबसे पहले बताओ, क्या? कॉनकैव मिरर। चलो ठीक है। अच्छा, ये खास बात है, ये स्फेरिकल मिरर होता है। अब यार स्फेरिकल मिरर है तो क्या ये कभी ना कभी किसी कंप्लीट स्फेयर का पार्ट रहा होगा? यस, रहा होगा। अच्छा, स्फेयर है तो स्फेयर का सेंटर भी होता है, ऑफ कोर्स होता है। तो इसका मतलब यहां पर मैं बोल दूंगा सेंटर। अच्छा, याद करो, तो सेंटर की यहां से तक की जो डिस्टेंस होती है, क्या उसको रेडियस बोलते हैं? ऑफ कोर्स बोलते हैं। चलो, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कर्वेचर बन रहा है, कर्व बन रहा है? यस। तो इसका मतलब इसको क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो लाइन बन रही है, आप अभी तो सीख के आ रहे हो यार, इसको क्या बोलते हो आप? प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, आपने कभी न कभी देखा होगा मिरर को, अगर अपन देखें, जैसे अपने कभी न कभी किया होगा
कि लाइट रेज उस पर पड़ने दे, और देखो हमने किया होगा सनरेज को बेसिकली कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया होगा, तो देखो एक जगह पर जाकर के इमेज जैसी बन रही थी या एक जगह पर बहुत ज्यादा ब्राइट बन रहा था, तो क्या उस मिरर ने लाइट को एक जगह पर फोकस कर दिया था? यस। तो जहां पर फोकस किया उसकी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। पर ये जो सारी डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस लेंगे कहाँ से? ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई। तो ये जो डिस्टेंस सारी की सारी लेंगे हम कहाँ से लेंगे बेटा? पोल से, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी हम सारी की सारी ये डिस्टेंसेस लेने वाले हैं, वो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से लेने वाले हैं बेटा? पोल से। चलो ये पॉइंट अब हमारे पास क्लियर हो गया। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉनकैव मिरर हमने पहचानना सीख लिया। इसका मतलब अगर इसके जस्ट ऑपोजिट बनने वाला है तो बेसिकली उसको हम क्या बोल देंगे भाई? सिंपल सी बात है, उसको क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स बोल देंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर कुछ ऐसा दिखेगा तो इसको कौन सा मिरर बोलने वाले हो आप? कॉन्वेक्स मिरर। आई थिंक यार इतना तो हम क्लियर करके आ चुके हैं। चलो अब रे डायग्राम पे वापस चलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो बेटा सबसे फर्स्ट लॉ क्या बोलेंगे? सुनो, प्रिंसिपल एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल अगर अगर कोई रे आएगी, इसके पैरेलल अगर कोई रे आएगी तो ये पास होगी फोकस से। पहला रूल क्लियर है क्या? देखो, जो पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो कहां से पास हो जाएगी बेटा? फोकस से पास हो जाएगी। ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बोल रखा है। बोलो कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा कॉनकैव हो गया। दूसरा हमारा कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। देखो यहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कहां से जा रही है? फोकस से। पीछे मुझे वर्चुअली बढ़ाना पड़ा, क्यों बढ़ाना पड़ा? सीखते हैं आगे, ठीक है। अब बताओ केस टू। केस टू देखो, आपको क्या मैंने बताया कि जितने भी एंगल होंगे सारे के सारे कहां से पास होने वाले हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा अब सुनो, कट सुना, अगर मैं बात करूं जितने भी एंगल बनेंगे, क्या सारे के सारे एंगल आपको बताया था कि नॉर्मल से बनेंगे? डेफिनेटली बनेंगे। अब सुनो, जब भी कोई क्लोज बॉडी हो, स्फीयर हो, सर्कल हो, तो भाई जो नॉर्मल होता है वो बेटा चाहे जो इस कट, क्या बेटा मैंने आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स में जितने भी एंगल ले रहे होंगे सारा का सारा एंगल कहां से ले रहे होंगे बेटा? नॉर्मल से। चलो ठीक है। अच्छा अब अगर कोई क्लोज बॉडी हो, चाहे सर्कल हो, स्फीयर हो, या कोई भी क्लोज बॉडी दिख रही हो, उसका नॉर्मल जो होता है वो बेटा पास होता है कहां से? सेंटर से। कहां से? सेंटर। अब सुनो, इसका मतलब ये जो नॉर्मल है, वो ये जो आपको दिख रहा है, डेफिनेटली ये कौन है? ये नॉर्मल है। ये है हमारा नॉर्मल, और ये कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल से कितने एंगल बनाए उसने? जीरो। तो रिफ्लेक्ट होकर के भी कितने एंगल पर ही जाएगी? जीरो। यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बोलते हो, तो एंगल आई है अगर जीरो, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? जीरो। सिंपल सी बात है। जो सारा एंगल है आपने कहां से लिया? नॉर्मल से। तो अगर जीरो पर आई, जीरो पर चली गई, तो क्या अपने पाथ को रिट्रेस करके नहीं गई? गई, ऑब्वियसली गई, ठीक है। इसका मतलब कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रे आएगी तो अपने पाथ को क्या कर लेगी बेटा? रिट्रेस, ठीक है। तो यहां पर भी वही देखो, यहां आपने नॉर्मल खींच दिया, जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई उतने पर ही रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली गई। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होनी चाहिए यार, बेसिक्स है, ठीक है। चलो अब दो लॉज हमारी क्लियर हो गए। थर्ड लॉ की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है, सुना, पोल पर इंसिडेंट रे जितने एंगल पर आएगी, रिफ्लेक्ट भी उतनी ही एंगल पर होगी। यानी कि अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की बात करूं, होता भी है, इसका मतलब यहां पर मैं बात करूं अगर पोल पर, तो जितने एंगल पर आ रही है, लाइक 30 पर आ रही है, तो जाएगी भी कितने डिग्री पर? 30। किसके लिए? कॉनकैव या कॉन्वेक्स? अरे भाई दोनों के लिए, दोनों के लिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर भी वही सीन हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या मैं बोलूं वो तो होता ही है, पर जितने एंगल पर आ रही है उतने ही एंगल पर ये जाएगी। चलो तीनों लॉज हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन, इससे करेंगे। अब इमेज फॉर्मेशन की बात आती है तो सबसे पहले यार जो सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों को, वो ये है कि रियल इमेज की वर्चुअल इमेज, इमेज इरेक्ट बनेगी कि इन्वर्टेड बनेगी? इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी कि डिमिनिश्ड बनेगी? कैसी बनेगी? अब यही जो दिक्कत है, इसी को तो क्लियर आउट करने के लिए हम बैठे हैं। सही है क्या? आ जाओ सीखते हैं। सुनो, देखो जरा, अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले चलो इस चीज को हम क्लियर आउट करके आते हैं कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, रियल कैसे बनेगा और वर्चुअल कैसे बनेगा, ठीक है बेटा। आ जाओ सीखेंगे। देखो, ये है अपना मिरर, और इस पर आपने रख दिए कोई न कोई ऑब्जेक्ट, रख दी भाई। आ जाओ देखते हैं, ठीक है।
सुनो, देखो, ये पेन मेरे को अभी विजिबल क्यों है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है और वो डायरेक्ट मेरी आईज में पहुंच रही है। इसका मतलब कभी भी ऑब्जेक्ट दिखे तो उससे क्या निकालोगे? रेज। ठीक है, चलो आ जाओ। इस ऑब्जेक्ट से आपने जो रेज निकाली वो मिरर की तरफ गई। मैंने अभी शुरू में ही बोला कि लाइट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। अरे भाई मेरे, जब ये एनर्जी है तो एनर्जी इस तरफ जा रही है। बेटा देख, ये सरफेस जो तेरी है ये है रिफ्लेक्टिंग। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इस एनर्जी को ये पीछे नहीं जाने देगी, इधर इसको वापस भेज देगी। इसका मतलब अगर इस साइड में बात करूं बेटा तो इस तरफ एनर्जी प्रेजेंट है, पर पीछे की तरफ जो है वो एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। सर मतलब क्या है इसका? अरे सुनना मेरे भाई, इस तरफ इसका मतलब अगर इमेज बने तो भाई होने वाली है रियल, और अगर पीछे की तरफ बनेगी तो होने वाली है वर्चुअल। कैसे बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? अरे सीखो तो सही। सुनो, यहां से रेज निकली, यहां से पास होकर के चली गई। आपने बोला सर पोल पर जितने एंगल पर आती है उतनी पर ही चली जाती है। यस, यहां पर ये कटा, मित्रों सीरियस नहीं होना है, कटा, ठीक है, होता है, कटता है, ठीक है। जहां पर भी ये इमेज बन गई, जहां पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, भाई उसी को बोल देंगे कि वही उसी जगह पर क्या बन रहा है, इमेज वहीं पर बन रही है इमेज। अब इमेज कैसी क्या प्रॉपर्टी है वही तो सीखना है हमें। एक बात बताओ, एनर्जी इस साइड है कि नहीं? बेटा बिल्कुल एनर्जी है। अरे एनर्जी है तो भाई जो इमेज बनेगी तेरी वो कैसे बनने वाली है? रियल। ऑब्जेक्ट को भाई तूने सीधा रखा, तेरी इमेज उल्टी बन गई। ऑब्जेक्ट को हमने सीधा रखा, इमेज जो है वो फिर भी हमारी उल्टी बन गई। इसका मतलब है कि ये जो इमेज बन रही है रियल तो है, पर साथ में कैसी है? इन्वर्टेड। एक चीज भेजी हुई बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि रियल इमेज जब भी तुमको दिखने वाली है हमेशा कैसे दिखने वाली है? इन्वर्टेड। ठीक है, चलो। और ये ऑलमोस्ट हमारे को ठीक ठाक साइज का दिख रही है। सपोज मैंने बोल दिया सेम साइज, कोई जरूरी नहीं है, कोई केस नहीं है अभी, पर ठीक है, इग्नोर मारो भी इस चीज को, आगे हम चल के देखेंगे इसको। ठीक है, अब बताओ रियल और वर्चुअल तुमको पहचानना आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब इसका मतलब अगर पीछे की तरफ तुमने इमेज बना दी होती तो भाई ये इमेज कैसी होती? रियल होती कि वर्चुअल? कैसी हो जाती है बेटा? वर्चुअल। आई डोंट थिंक अब तुम्हें कभी भी दोबारा से दिक्कत होने वाली है इसको रियल और वर्चुअल को पहचानने में। पर ठीक है, एक बार हम और देखेंगे, एक बार और देखेंगे। अभी केसेस में, हर केस में हम यही देखने वाले हैं कि रियल है कि वर्चुअल है, कैसी है। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले जब मैं बात करूंगा, सबसे पहले हमारे पास आता है केस फर्स्ट, कि पहले मैं ऑब्जेक्ट को, अब मैं इसको रखने का तरीका बता देता हूं। मिरर से सबसे पहले हम सबसे दूर से शुरुआत करेंगे, सबसे दूर से स्टार्ट करेंगे और वहां से पास आते 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 जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ। चलो देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया बेटा इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पर रखूंगा तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस की वो पैरेलल आएगी। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल आती है, अरे अभी तो सीख के बैठे हो, कहां से पास होती है बेटा? फोकस से। आ जाओ फिर बात कर लेते हैं। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से पास होगी? फोकस। ये भी पैरेलल आई, कहां से पास होगी? फोकस। जहां पर मैंने बोला था जहां पर इंटरसेक्ट होती है, जहां पर कटती है, वहीं पर मैं बोलूं यहीं पर बन जाती है इमेज। अच्छा, तुम्ही ने बोला कि सर यहां से टकरा के एनर्जी इसी तरफ रहने वाली है। अरे भाई मेरे, अगर एनर्जी जो है बेटा इसी तरफ रहने वाली है तो इसका मतलब इमेज जो बनेगी वो कैसे बनेगी? रियल। चलो आ जाओ। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी तो इमेज का डिसीजन लेते हैं। आप बताओ, चलो कैसी कैसी? रियल। अरे बोलो ना। सेकंड केस, अब मैं बात करूंगा बेटा कि रियल तो बनेगी, पर जो रियल इमेज होती है अभी तो सिखाया ना। अरे बोलो ना यार, वो प्यारी सी बात, क्या बोला था मैंने? कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है, भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, अरे भाई इमेज कैसी बनने वाली है? तो इमेज कैसी बनेगी तुम्हारी? डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी। अरे सही है क्या? डिमिनिश्ड। ठीक है, ये हो गया। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। फर्स्ट केस क्लियर है कि नहीं? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर बनेगी? अच्छा इमेज ये तो हमने देख तो लिया, पर कहां पर बनेगी बेटा? एट, अरे कहां पर बोल ना? फोकस। बोलो कोई दिक्कत है किसी भी तरह की? नहीं है दिक्कत। आ जाओ केस सेकंड, ऑब्जेक्ट को अब हम कहां पर रखेंगे? अब देखो मैंने जैसे बोला था कि सबसे पहले सबसे दूर रखेंगे। कहां है दूर? इन्फिनिटी। अरे उससे और पास है तो इन्फिनिटी, और कहां? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहां पर मैं कहां पर रख दूंगा बेटा? इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपने रखा। फिर वही पैरेलल रेज आएंगी बेटा, कहां से पास होंगी? फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो आती है कि अपने पाथ को रिट्रेस करती है? सर डेफिनेटली करती है। बेटा देखना यहां पर तेरी इमेज बनके तैयार हो चुकी है, क्योंकि जहां पर कटता है वहीं पर इमेज बन रही है। अरे सही है क्या? आजा फिर बात करते हैं। चलो इमेज का डिसीजन लेते हैं।
अगर मैं इमेज के डिसीजन की बात करूं तो पहले ये बताओ मेरे को कि रियल है कि वर्चुअल। हाँ भाई, ऑब्वियसली रियल है ना। ठीक है, कैसी बन जाएगी? रियल। और रियल है तो साथ में तो ये जुड़ा हुआ आएगा, हम साथ साथ हैं भाई, रियल और इन्वर्टेड। अच्छा, ये स्लाइटली बड़ी बनी है, इसका मतलब अगर मैं इसको बोल सकता हूं, ठीक है, अगर ये थोड़ी सी मैं बोलूं वहां पर, अगर मैं पिछले वाले केस की बात करूंगा, क्या रहा है यहां पर बेटा, जो ये बनेगा इसको मैं बोलूंगा, ये बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी बनेगी। और इस जगह पर ये बन जाएगी बेटा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। ठीक है, चलो ये पॉइंट तो क्लियर हो गए, 2 पॉइंट हम क्लियर करके बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं अगले केस पर। ये हमने रियल वर्चुअल यहां पर सीख ही रखा था। चलो केस थर्ड पर बात करते हैं। चलो देखो, अगर मैं थर्ड केस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को अब आपने और पास लेकर के आए मिरर के, और अब आपने रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फिर वही पैरेलल रेज आएंगी बेटा, कहां से पास होंगी? फोकस पोल पर, जितने पर इंसिडेंट हुई उतनी पर ही रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, नोटिस करो, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी कहां पर बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अच्छा, तुमने कुछ नोटिस करा ना, जब ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था, तो वो बनी इमेज फोकस पर, बहुत छोटी बनी। अगले केस में आपने रखा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर के बीच में, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, वहां पर इमेज थोड़ी सी बड़ी बनी। इस केस में इमेज बड़ी होते होते अब बनने लग गई सेम साइज की। चलो ठीक है, इसका मतलब अगर यहां पर इमेज की बात करूंगा, 2 बातें तो तुम जानते हो यार पहले से, आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी भी तरह का, रियल और इन्वर्टेड। इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पर बेटा कैसे बनेंगे? सेम साइज की। ठीक है, यहां पर ये बन जाएंगे सेम साइज की, आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। ठीक है, आ जाओ अगला, थोड़ा सा और पास लेकर के, और मिरर के इसके बिटवीन सी एंड एफ। अब जो इमेज बनेगी तुम्हारे पास, देखो जरा, पैरेलल फोकस से पास, पोल पर जितने पर आई उतने पर चली गई। देखो, अच्छा एक और चीज नोटिस करो ना, जैसे जैसे आप मिरर के पास होते जा रहे हो, इमेज वैसे वैसे दूर होती जा रही है, वैसे वैसे दूर होती जा रही है। क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि जितनी दूर इमेज बनेगी उतनी ही ज्यादा वो एनलार्ज्ड बनेगी, और एनलार्ज्ड होने के लिए उसको मिरर से दूर जाना ही पड़ेगा। अरे सही है क्या? चलो, इसका मतलब इमेज की बात करूं तो अब कैसी है? रियल। अरे ये तो थक गए हम बोल बोल के, रियल और साथ में क्या जाएगा बेटा? इन्वर्टेड। और ये कैसी बनेगी? अब ये पहली बार मित्रों ये हो जाएगी कैसी? मैग्नीफाइड। बोलो कोई दिक्कत है किसी भी तरह का इसमें? नहीं, 4 केसेस हम पढ़ चुके हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई हमारे को। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। ठीक है, अब और पास लेकर के आए तो हमने रख दिया फोकस पर, पैरेलल रेज आई फोकस से पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। पीछे मैंने बढ़ाने की कोशिश की भाई, इन्फिनिटी तक बढ़ाने के बाद भी ये कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। सही है क्या? इसका मतलब जो इमेज बनेगी, अगर मैं इसको बोलूं तो इन्फिनिटी तक मैं बढ़ा नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो इमेज कहां बन जाएगी? इन्फिनिटी। तो कहां पर इमेज कहां पर बन जाएगी बेटा? एट इन्फिनिटी। अच्छा, जो इमेज है उसका इंफॉर्मेशन क्या है? इन्फिनिटी पर बन रही है बेटा, ये हाईली मैग्निफाइड है, हाईली मैग्निफाइड। ठीक है, रियल तो है ही है, रियल है तो हाँ, वो प्यारी सी बात, बोलो कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। 5 केसेस पढ़ चुके हैं, जल्दी से आ जाओ, रिवाइज करें। आपको भी वीडियो पॉज नहीं करना है, तुरंत ही देखना है कि ऑब्जेक्ट और इमेज की सिचुएशन क्या है, क्योंकि आपने सीखा है तो आपको बिल्कुल समझ आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बताओ, हाँ ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था बेटा? हाँ बोलो, एट फोकस। इमेज कहां पर बन गई थी? हाँ बोलो बोलो यार बोलो। ऑब्जेक्ट को, सॉरी उल्टा हो गया। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था? सबसे फर्स्ट केस में कहां पर रख दिया था बेटा? एट इन्फिनिटी। सही है क्या? तो जो इमेज बनी थी वो कहां पर बनी थी? एट फोकस, एट फोकस। सेकंड केस में हम कहां पर रखा था हमने? बिटवीन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये जो इमेज बनी थी, हाँ बोलो, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस में हमने कहां पर रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहां पर बन गई थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे वो खास बात भी सेम साइज की बन रही थी। फिफ्थ फोर्थ केस की अगर मैं बात करूं तो कहां पर रखा था?
एट, मैं बोलूं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, तो इमेज कहां पर बना था बेटा? हाँ बोलो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच में? इन्फिनिटी। फिफ्थ केस में हमने कहां पर रख दिया था? एट फोकस। और यहां पर बात करूं तो कहां पर बन जाएगा? एट इन्फिनिटी। बोलो कोई समस्या इसमें? नहीं। सिक्स्थ केस है वो बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिक्स केस, अच्छा खास बात है ये सिक्स केस जो है ये स्पेशल भी है। क्यों है स्पेशल? आ जाओ बताता हूं, ठीक है। चलो अब सुनो, आप फोकस तक रख के आ चुके हो, इस बार रखोगे बिटवीन फोकस एंड पोल। अरे पोल क्या होता है सीख चुके हो, यस ऑब्वियसली सीख चुके हो। आपने एक रे को डाला पोल पर, जितने पर थी उतने पर ही चली गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर डाला, उसने पाथ को रिट्रेस करके चली गई। पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ा भी रहा हूं, बढ़ा भी रहा हूं, बढ़ा भी रहा हूं, तो ये कहीं मिलती हुई नजर ही नहीं आ रही। इसका मतलब इमेज इस तरफ तो नहीं बन सकती। अच्छा मैं सिखा चुका हूं कि अगर इमेज इस तरफ नहीं बन सकती तो भाई इमेज रियल भी नहीं बन सकती, ठीक है क्या? आ जाओ। इसका मतलब जो पीछे की तरफ जो इमेज बनेगी, मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया। अब मैं एक छोटी सी बात कर दूं, थोड़ी सी डिफरेंट है इससे, पर सुनना जरूरी है। सुनना, इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्शन हो चुका हो। अगर मेरे सामने तुम मिरर ही नहीं रखोगे तो भाई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो मेरी इमेज बनेगी नहीं। सही है क्या? बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसका मतलब जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मैं रिफ्लेक्टेड रे से ही रेज बढ़ा करके इमेज बनाऊंगा। बेसिक सी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सुनना। रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन हो गया इस जगह पर, रिफ्लेक्शन हो गया इस जगह पर, रिफ्लेक्शन हो गया, ये आती हुई रे इंसिडेंट थी, ये इमेज नहीं बनाएगी। आती हुई रे जो थी, आती हुई जो रे थी ये इंसिडेंट रे थी, ये इमेज नहीं बनाएगी। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना बेटा, इसी को तुमने पीछे बढ़ाना है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे लौट के जा रही है, इसी को तुमने पीछे बढ़ाना है। इसका मतलब ये जो रेज मैंने बढ़ाई है, डेफिनेटली ये किसका पार्ट है? तो किसका पार्ट है? रिफ्लेक्टेड का पार्ट है, रिफ्लेक्टेड रे का पार्ट है बेटा। इसको बढ़ाओगे तो ये तुम्हारे को क्या बनाएगी? अरे भाई मेरे, ये तुम्हारे को इमेज बना करके देगी। और तुमको ये भी पता है कि यहां से एनर्जी निकली है, वो एनर्जी को उसी तरफ रखी हुई। इसका मतलब इस तरफ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? तो बेटा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनने वाली? हाँ बोलो कैसी? वर्चुअल। और हम बोल बोल के थक गए, पक गए कि जो रियल इमेज बनती है इन्वर्टेड बनती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट सीधी रखी हुई, इमेज भी कैसी बन रही है? सीधी। इसका मतलब वर्चुअल तो बनेगी, और साथ में कैसी बनेगी? इरेक्ट। और भाई कुछ फायदा ही नहीं है अगर ये मैग्नीफाइड ना हो तो। सही है क्या? इसका मतलब इसका यूज क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग ग्लास में। और कैसा? डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट को देखो, हमारे टीथ वगैरह में जो भी डिफेक्ट है उसको हमारे को देखना होता है, तो इमेज एक तो सीधी बननी चाहिए, और खास बात है मैग्नीफाइड बननी चाहिए, वरना फायदा क्या था बनने का? तो इसका मतलब, अच्छा एक बात में थोड़ी सी और एक प्यारी सी बात बताता हूँ, सुनना। जो भी ये मैग्निफिकेशन की कैपेबिलिटी होती है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के पास होती है। कॉन्वेक्स की इतनी औकात नहीं कि वो किसी भी इमेज को मैग्नीफाइड बना दे। समझ गए क्या? अब आ जाओ सीखते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। अब कॉनकेव मिरर का यूज देख लो भाई। टॉर्च, सर्चलाइट, व्हीकल हेडलाइट, पावरफुल बीम्स के लिए हमारे को यूज करते हैं। सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, ये सारा का सारा हम यूज कर लेते हैं। चलो ये तो बेसिक है, जानते थे। अब कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या कंडीशंस है, कैसी इमेज बनती है? तो यार रूल्स तो हमने वही 3 सीखे थे। क्या? पैरेलल है तो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो पाथ को रिट्रेस, पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट उतने पर रिफ्लेक्ट। वही 3 रोल यहाँ पे। चलो अच्छा अब सुनो, मैंने तुमको क्या सिखाया था कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगी बेटा इमेज उतनी छोटी बनेगी। अच्छा इसके अगर मैं रे डायग्राम की बात करूं, या इसकी इमेज कैसे बनती है ना, मैं एक लाइन में क्लियर कर सकता हूं। तो सर क्लियर क्यों नहीं करते? करूंगा ना यार, वेट तो कर लो। अब ध्यान से सुनो, अगर जो भी गाड़ी का जो भी साइड मिरर है, ध्यान सुना, जो गाड़ी का साइड मिरर है वही है तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। क्या क्लियर हुआ? क्या मजाक कर रहे हो आप? अरे सुन तो सही बेटा, देख, गाड़ी के साइड मिरर में तेरे को रोड के पीछे का सारा व्यू देखना होता है। इसका मतलब जो तेरे को मिरर में इमेज चाहिए वो बहुत छोटी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इमेज आ सके। पहला पॉइंट, इमेज कैसे बनेगी? छोटी, स्मॉल, डिमिनिश्ड, जो भी बोलो। सेकंड, अगर गाड़ी सीधी है तो इमेज भी सीधी चाहिए। इसका मतलब इमेज कैसी चाहिए? इरेक्ट। और तू ही तो बोला
कि सर जो इन्वर्टेड इमेज होती है रियल, इसका मतलब जो इरेक्ट वाली बन रही है कैसे बनेगी, वर्चुअल। खत्म खत्म भाई मेरे, मैंने बोला ना 1 मिनट ही लगेगा। यस सुन, फिर से सुन, जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल, और कैसी, डिमिनिश्ड। सही क्या पॉइंट, यस आ जाओ बात करते हैं। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है कहां पर, सबसे पहले केस में आपने इन्फिनिटी पर रख दिया, तो बेटा सुन, इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, यस इधर से बढ़ गई, आगे एनर्जी आ नहीं सकती थी, इधर आ नहीं सकती थी, मैंने इसको इस तरफ थोड़ा 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 करके इसको बढ़ा दिया, यहां पर भी इसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दिया, पैरेलल आई चली गई फोकस से। सही क्या, इमेज बन गई। अरे बेटा ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इमेज कैसी बनेगी, बहुत छोटी। पर दो बातें मैं ना बोलूं तब भी तू जानता है, लिखूंगा तब भी तू जानता है। इसका मतलब मैं बात करूं कि इमेज कैसी बन जाएगी, तो बेटा कैसी बन जाएगी, हाँ बोलो बोलो, वर्चुअल। और कैसी बनेगी, हाँ बोलो, इरेक्ट बनेगी। और कैसी बनेगी, हाँ डिमिनिश्ड। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आजा सुनो, अगले केस में थोड़ा सा और पास लेकर के बिहाइंड आपने फोकस रख दिया। इस बार इमेज, अब सीधी सी बात है ना, गाड़ी देखो, गाड़ी बहुत दूर थी, हमारे को बहुत छोटी सी दिख रही थी। गाड़ी बिल्कुल हमारी जो कार थी जिसमें हम देख रहे थे, जिसके मिरर को यूज कर रहे थे, उसके जस्ट पीछे आ गई। अब मेरे को इमेज थोड़ी सी और बड़ी दिख जाएगी, बस वही सीन है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वही पैरेलल आया फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अपने पाथ को रिट्रेस करके चली गई। चलो ठीक है, करेक्ट, चली गई तो चली गई, ठीक है। दूसरा देखेंगे। अब अगर मैं रियल की बात करूं बेटा, सॉरी, अब बेटा अगर मैं इमेज की बात करूंगा, तो पहली बात रियल की वर्चुअल, मैंने बोला था ये हमेशा कैसा बनाएगा, वर्चुअल। कैसा बनाने वाला है बेटा, इरेक्ट। और ये स्लाइटली बिगर होगा, पर स्टिल डिमिनिश्ड ना बोल करके थोड़ी लाज रख लेते हैं इसका, इसको बोल देंगे हम स्मॉल। बोलो कोई समस्या इसमें। ये हमने पढ़ा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन, पूरा का पूरा मिरर के बारे में थ्योरी। थ्योरी तो हो गई भाई, सिर्फ थ्योरी से काम चलने वाला नहीं है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आएंगे। अरे सही है क्या, ठीक है। या फिर आप किसी जो भी कोई भी अच्छा स्कूल या जो भी होगा, आप उसके लिए भी 11th में अगर आप एंट्रेंस दे रहे होगे, तो ऑब्वियसली वहां पर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलो सीखते हैं भाई, दिक्कत क्या है। ठीक है, अब आता है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। अब सुन तो लिया, सर मतलब क्या है इसका, कैसे अप्लाई करेंगे, इतना बोल दोगे तब तो काम चलने से रहा। कोई बात नहीं बेटा, इसी के लिए तो बैठे, सिखाएंगे, ऑब्वियसली सिखाएंगे। चलो, आपने ले लिया मिरर, मिरर ले लिया, और यहां पर देखो कौन सा मिरर ले लिया, अरे केव जैसा दिख रहा है मेरे भाई, कौन सा है, कॉनकैव, कॉनकैव मिरर। ठीक है, चलो मिरर तो सीख लिया आपने। अब सुनो, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगे, जानते हो पहले से, जानते हो पहले से, ठीक है। अब सुनो, अच्छा सारा डिस्टेंस कहां से लोगे, पोल, सारा एंगल कहां से लोगे, नॉर्मल। सब कुछ रिकॉल करते हुए चल रहा हूं, दोबारा से वीडियो को प्ले करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में सारा कुछ क्लियर करो। अरे बाकी चैप्टर्स भी है भाई पढ़ने को, बाकी सब्जेक्ट भी है, उनको भी पढ़ोगे, सारे टाइम फिजिक्स ही पढ़ते रहोगे। चलो सुनो, लाइट रे इंसिडेंट हुई, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, इसको डिनोट करेंगे यू से। और इस तरफ सपोज बन गया इमेज, इस तरफ आपने बना दी इमेज, ये डिस्टेंस भी आपने पोल से ली, इसकी पोजीशन को आपने दिखा दिया वी से। दो सिंबल तो क्लियर हो गए, यू और बी। जहां पर फोकस हो रही थी उसको बोल रहे थे फोकस, जहां पर लाइट कन्वर्ज हो रही, मिल रही हो, ऐसे मिलेगी, इसको बोल देंगे हम फोकस। और पोल से वहां तक के डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ। आपने एक चीज और भी सुना हुआ है कि सर ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट था, स्फेयर का पार्ट था तो स्फेयर के सेंटर था, सेंटर था तो सेंटर की यहां से तक की डिस्टेंस को आपने क्या बोल दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया था। तो हमने सारा कुछ डिसीजन तो ले लिया हमने, क्या, यू वी एफ आर। अब बताओ बेटा ये चारों पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये चारों पॉइंट तो आपने क्लियर कर लिए। अब जो अगली दिक्कत आती है बच्चों को, सर दिक्कतों की ही बात किए जा रहे हो, क्या करें बेटा, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फेस तो करना पड़ेगा। सही है क्या, खुशी खुशी करोगे ज्यादा बेटर है, इमोशनल मत हो जाओ यार। चलो अब देखो, अब मैं बात करूंगा यू वी एफ और आर की। दिक्कत क्या आती है इसमें, साइन कन्वेंशन को लेकर के। अब वो साइन कैसे यूज करेंगे वही तो सीखने वाली बात है। सुनो देखो, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है राइट में, आप अगर लाइट रेज की डायरेक्शन में चलोगे
तो आपका साइन होगा पॉजिटिव। और अगर आप चलोगे अपोजिट, किसके अपोजिट, लाइट रे के अपोजिट, तो आपका साइन हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब अगर यहीं पर मैं छोटा छोटा लिख दूं तो इन द, एक ही बात याद रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो हमारे पास साइन आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, एक ही चीज हमने सीखा। आ जाओ, लाइट रेज आ रही है आगे, सारा डिस्टेंस आप लोगे पोल से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखने के लिए आप किधर जाओगे, लाइट रे के डायरेक्शन में, या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए हमारे को पीछे जाना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब यू का जो साइन है बेटा वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव। लाइट रे आगे, इमेज की पोजीशन के लिए हम भी आगे, तो बी का साइन बोलो कैसा। लाइट रे आगे की तरफ आ रही है, फोकल लेंथ के लिए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, कैसा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, लाइट रे आगे, सेंटर तक पहुंचने के लिए हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, रेडियस के लिए क्या बोल दूंगा, नेगेटिव। इसका मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही नेगेटिव होते हैं, कौन से मिरर के लिए। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। अब हम एक वर्ड को और क्लियर आउट करते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, कैसे डील करेंगे, सीखते हैं। चलो, इमेज कैसी बन रही है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यही है मैग्निफिकेशन। सर क्या मतलब, सुनना भाई, ये सपोज ये ऑब्जेक्ट थी 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी, इमेज अगर बन गई 3 सेंटीमीटर की, तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कैसा होगा, 1 से छोटा। क्यों, क्योंकि इमेज जो बन रही है छोटी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब मैग्निफिकेशन को अगर अपन लिखेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है क्या, ठीक है। चलो, ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है यही क्या होता है, मैग्निफिकेशन। या इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा -b अपॉन u। चलो, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि ये क्वेश्चंस किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो जरा, एक कॉन्वेक्स मिरर, याद करो तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता था, जो गाड़ी का साइड मिरर होता था। एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 3 मीटर है। चलो ठीक है, r इक्वल टू हमने लिख दिया 3 मीटर, जो भी इसका साइन होगा हम देख लेंगे, अभी हमारे को पता नहीं है, ठीक है। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो चलो ठीक है, फिगर बनाते हैं, बाकी देखा जाएगा। ये हमने बना दिया कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स। ये बस है और ये डिस्टेंस कितनी है u, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 मीटर। यहां पर भी साइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस जगह पर भी हमारे को साइन चाहिए, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। इमेज का नेचर तो हमारे को पता चल गया, यार गाड़ी का साइड मिरर है, कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्ट। इरेक्ट इमेज कैसी होगी, अरे बोलो, इरेक्ट इमेज कैसी होगी, रियल है वर्चुअल, वर्चुअल हो जाएगी ना भाई, ठीक है। चलो, अब देखो, ऑब्जेक्ट से रेज निकली आगे की तरफ जा रही है, आप पोल से किधर जा रहे हो बेटा, आप पोल से किधर जा रहे हो, पीछे की तरफ। इसका मतलब यू का साइन कैसा लोगे आप, नेगेटिव। चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, लाइट आगे आ रही और इसका जो सेंटर आएगा वो आगे की तरफ आएगा, इसका मतलब रेडियस भी आगे की तरफ बनेगी, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, +3 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे को सबसे पहले फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज हमारे को बताना है, तो v इक्वल टू में क्या सॉरी b इक्वल टू हमारे को चाहिए, क्या करेंगे, 1/b + 1/u दैट इक्वल टू 1/f। 1/v हमारे को चाहिए, इक्वल टू, हाँ बोलो, फोकल लेंथ बोलो। तो यार फोकल लेंथ तो हमारे को गिवन नहीं है, पर फोकल लेंथ का हमारे को एक फॉर्मूला पता है, f इक्वल टू r/2, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगी, यानी कि ये कितना हो जाएगी, +3/2, साथ में क्या आ जाएगी, मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों ही यूनिट हमारे को मीटर में गिवन है, तो कुछ भी किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, चलो ठीक है। चलो, ये तो हो गया अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू, हाँ बोलो, 1/f - 1/u। चलो वैल्यू डालते हैं भाई, 1/f की वैल्यू कितनी आ रही है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 -1/, u की वैल्यू कितनी है, -5 मीटर, ठीक है। माइनस माइनस बेसिकली प्लस हो गया, तो बचा कितना हमारे पास, 2/3 + 1/5। एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा बेटा, 15, और ये कितना आ गया, 10 + 2
दैट इज कितना आ गया 12 अपॉन, अच्छा 3, 13 अपॉन 15 सी, ठीक है। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अपॉन 13, इसको जब कट करोगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा प्लस 1.15 मीटर। आई थिंक जैसे भी उन्होंने सॉल्व करा, अब आपको सॉल्व करना तो ये आ गया, ठीक है। नेचर तो हमारे को पता चल गई, सीधी सी बात है। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। साइज ऑफ द इमेज, चलो क्या मैग्निफिकेशन का आपने बेटा फॉर्मूला सीखा था, m इक्वल टू माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हमारे को गिवन है, पर दिक्कत ये है कि इसमें से हमारे को कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, सॉरी प्लस रहेगा यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा, क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन यू। अब m की अगर मैं वैल्यू डालूं तो माइनस v की वैल्यू कितनी निकाली आपने प्लस 1.15 और u की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, जैसा कि आपने बोला कि वर्चुअल इमेज है तो रिएक्ट बनने वाली है, तो ये बेसिकली यहाँ पर मैग्निफिकेशन प्लस ही आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 1.15 अपॉन कितना आ गया बेटा 5। तो ये मैग्निफिकेशन प्लस में देख रहे हो, एक को 5 से डिवाइड किया भाई, बहुत छोटी वैल्यू से डिवाइड किया, इसका मतलब इमेज बहुत छोटी बनेगी, मैग्निफिकेशन बहुत ही कम होगा। ठीक है, चलो अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी ये क्या गिवन है बेटा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकैव मिरर। कॉनकैव मिरर पहले बनाओ, इस मिरर के सामने रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। डिसीजन अभी लेंगे, पहले ये देख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, फ्रंट ऑफ कॉनकैव मिरर, चलो ठीक है, ये मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट इस जगह पर, और ये रखा हुआ है बेटा 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। डिसीजन ले लेंगे कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। चलो लाइट रेज आगे की तरफ जा रही है, आप आए पीछे की तरफ, यानी कि यू की अगर मैं बात करूंगा तो ये तो हो जाएगा बेटा -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ इधर बनेगा, आप आगे की तरफ जा रहे हो लाइट में, तो इसका मतलब एफ कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन ए शार्प इमेज। अब देखो, यानी कि बेसिकली मेरे को जो भी इमेज चाहिए, स्क्रीन कहाँ प्लेस करूं, तो बेटा स्क्रीन पर ही हमारे को इमेज ऑब्टेन होती है। इसका मतलब बेसिकली मैं बी की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू व्हाट 1/f। चलो 1/v मेरे को चाहिए, यस 1/f, f की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -15, और ये देखो 1/u ये नेगेटिव में था, इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 25। 15 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 75 आ जाएगा। चलो ये कितना आ गया बेटा -5 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा -2 अपॉन 75। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -75 अपॉन 2, दैट इज कितना 37 यानी -37.5। सारी यूनिट हमने सेंटीमीटर में डाली, तो मेरा आंसर भी किस में आ जाएगा बेटा सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, चलो पहला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया। फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, यार एक चीज नोटिस करो ना कि जो यहां पर फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है 15, और ऑब्जेक्ट आपने कितने पर रख दिया 25। याद करो तो एफ इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था आर अपॉन 2, तो आर बराबर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ, तो आर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एफ, दैट इज कितना 30 सेंटीमीटर। याद करो जो रेडियस डिस्टेंस होती है सेंटर से वहां तक की, क्या उसी को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यस। यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने रखी है वो कहां पर रखी है, बोलो बिटवीन सी एंड एफ। नोटिस करो कहां पर रखी है, बिटवीन सी एंड एफ। अब याद करो अगर मैं इन केसेस की बात करूं, चलो हम थोड़ा सा और एलिबोरेट करते हैं इसको केसेस को, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे तो ये कहां पर बनती थी, सी पर ही बनती थी। और इसका मतलब जब आप यहां पर रखोगे, इस बार रखोगे कहां पर, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आपने रख दिया तो इमेज भी कैसी बन रही थी सेम साइज की बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। पर अगर आप सी के भी बियॉन्ड रखोगे, सी एंड एफ के बीच में रखोगे, इसका मतलब इमेज कहां पर बनेगी, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड सी बनेगी। इसलिए देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है पर इमेज हमारे को कितनी पर मिल रही है 37.5 पे मिल रही है। इसका मतलब कि अब इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड, अभी भी कैसी है, रियल। इसका मतलब दो चीजें मैं बोल सकता हूं कि ये कैसी बनेगी, रियल
मैग्नीफाइड, और हम जानते हैं कि अगर रियल इमेज है तो डेफिनेटली ये कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, अब चलो फाइंड द नेचर एंड, अब हमारे को क्या बोल रखा है, साइज ऑफ इमेज। तो यार मेरे को पता है m इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो, एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे को क्या बने, पर सबसे पहले मेरे को मैग्निफिकेशन चाहिए। तो m का क्या फॉर्मूला है बेटा, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी की वैल्यू कितनी आ रही है, -37.5 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -25। ये हमारे पास हो जाएगा। बोलो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर m की वैल्यू डाल देंगे, हाइट ऑफ इमेज चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे को गिवन है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अरे बोलो यार, आई थिंक अब तो क्लियर है। चलो अब अपन आगे चल लेते हैं। देखो जरा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर पहले बना लो भाई, ठीक है। अब एफ इक्वल टू हम जानते हैं कितना, r/2। दिक्कत ये है कि साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो रेज आई आगे, आपका रेडियस भी आ रहा है आगे, साइन क्या लगाओगे आप, पॉजिटिव। 32/2 कितना आ गया बेटा, +16 सेंटीमीटर। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो ये तो हो गया। एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैंने बोला था कॉन्वेक्स मिरर की औकात नहीं है मैग्नीफाइड इमेज को बनाने की, इसका मतलब डेफिनेटली ये कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। चलो ठीक है, कॉनकेव मिरर बनाए 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, और कैसी इमेज बनी है, रियल। रियल मतलब कि मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव में। अरे बोलो भाई, इसका मतलब यहां पर अगर तुम लिखोगे, अगर तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो तो m इक्वल टू क्या लिखोगे, -3। -3 क्यों है बेटा, क्योंकि कैसा बन रहा है, रियल। बोलो यार किसी भी तरह की, डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। चलो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो इमेज कहां पर बनेगी, तो इमेज कहां पर बनेगी, तो m इक्वल टू, क्या तुम समझ गए कि ऑब्जेक्ट को, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेयर इज द इमेज लोकेट, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो गया, -v/u, ठीक है। अब देखो इसी को यूज कर ले। अच्छा कॉनकेव मिरर है तो, ठीक है। चलो भाई देख लो, लाइट आपने यहां से डाली, आप पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखने के लिए आप पीछे की तरफ आ रहे हो, इसका मतलब कि क्या, यू का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। 10 सेंटीमीटर यानी यू की वैल्यू कितनी आ रही है, -10। तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, -3। माइनस v अपॉन यू की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, -10। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, v इक्वल टू कितने सेंटीमीटर आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जैसा हमने प्रैक्टिस करी थी कि ऑब्जेक्ट का साइज की बने, इतने पर बन रहा है, इतने पर बन रहा है, तो आई थिंक ये बन जाएगा, आपसे इतना तो डील करना आ जाएगा। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यार याद करो बेटा, तो हमने पढ़ा था जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमने बोला था कि ये सरफेस होती थी, इस पर जितने एंगल पर इंसिडेंट होती थी उतने पर ही रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती थी। कुछ नोटिस किया था क्या, देखो इसी मीडियम से आई, इसी मीडियम में वापस चली गई। अच्छा यार मीडियम के लिए हमने एक नाटक किया था, कुछ किया था नहीं, यहां पर बात करेंगे। चलो आजा बात करते हैं सब। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो देखो लाइट इंसिडेंट हुई। अच्छा सारा का सारा एंगल कहां से मेजर करने वाले हो, हाँ कहां से, नॉर्मल, ठीक है। तो ये सरफेस के आपने परपेंडिकुलर खींच रखा है, और इसी को आपने क्या नाम दे दिया बेटा, नॉर्मल, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हुई तो आपने इसको बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये लाइट आर रिफ्लेक्शन नहीं भाई, रिफ्रैक्शन। जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया इन्होंने। ये जो एंगल बनेगा बेटा, सारा का सारा एंगल कहां से लेंगे, नॉर्मल से। तो ये हो जाएगा क्या आपके पास, एंगल आर। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पर क्या बोल दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या दोनों एंगल सेम लग रहे हैं, नहीं। तो ये एंगल बड़े कब बनेंगे, जैसे देखो इस एंगल से ये एंगल बड़ा लग रहा है, तो ये एंगल बड़ा कब बनेगा, छोटा क्या कब बनेगा, इसके सीखने के लिए हमारे को सीखना पड़ेगा स्नेल्स लॉ। अब वो क्या होता है, आगे बढ़ते हैं फिर सीखते हैं, ठीक है। पर यहां पर देखो, यहां से ऊपर एक मीडियम था, यहां से ऊपर एक मीडियम है, उसके नीचे दूसरा मीडियम। ध्यान सुनना, इसके ऊपर पहला मीडियम, इसके नीचे दूसरा मीडियम। ये इंटरफेस है जो दोनों को अलग कर रही है, दोनों मीडियम को अलग कर रही है। इसका मतलब कि क्या इन दोनों का जो इंटरफेस है, क्या वहीं से लाइट बेंड हो रही है, यस। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम ऑफ बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हो गया। इसको हमने बोल दिया एंगल आर, ठीक है। चलो अब ये मुड़ेगी कितनी, इतनी कम मुड़ेगी, कितनी ज्यादा मुड़ेगी, ये लाइट कितनी ज्यादा मुड़ेगी, कितनी कम मुड़ेगी, ये डिपेंड करता है कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तो समझो जरा।
द एक्सटेंट ऑफ व्हिच बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उतना कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा पर अपन कर लेंगे क्लियर, कुछ नहीं है इसमें। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? C अपॉन V। थोड़ा सा मैं इसको एलिब्रेट करता हूं, सभी लोग देखेंगे बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हमारे पास आएगा बेटा C अपॉन V। C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट कहां पर हो जाएगी? मीडियम का रेशियो। नोटिस करो, स्पीड ऑफ लाइट बेटा मेरे फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है तुम्हारे पास। इसका मतलब स्पीड इन मीडियम जितना कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। नोटिस करो, मीडियम अगर जितना कम मीडियम में स्पीड जितनी कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। नोटिस करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब चलने में दिक्कत कितनी आ रही है इसको, इस मीडियम में। नहीं समझ आया? क्लियर करो। आप अभी एयर में, जिस तरह से भी हम यहां पर एयर है, हम आराम से चल पा रहे हैं, कोई हमारे को दिक्कत नहीं आ रहा है। इसी जगह पर हमारे को पानी में चलने को बोले तो हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, हम थोड़ा सा मुश्किल से चल पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे को चलने में दिक्कत आ रहा है। इसका मतलब हमारी स्पीड क्या हो गई? कम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ज्यादा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किसी अदर के, उसी को बोल देते हैं कि ये मीडियम डेंसर है। कैसा है? डेंसर है। लाइक मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो भाई मैं रिच हूं कि पुअर हूं ये नहीं कहा जा सकता। अगर किसी के पास 100 करोड़ है तो उसके कंपेयर में मैं पुअर हूं, किसी के पास 1 लाख है उसके कंपेयर में मैं रिच हूं। अरे सही है क्या? इसका मतलब जब भी डेंसर होगा या रेयरर होगा, वो आप इसको रिलेटिव एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते, इसको रिलेटिव ही बोलना पड़ेगा। कि आपने डेंसर बोला, अरे भाई डेंसर बोल रहा है तो किसके कंपेयर में बोल रहा है? समझ आया क्या? आ जाओ ना। सुनो, इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि स्पीड जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। चलो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी, हम सीख चुके हैं। तो सी स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर वैक्यूम की बात होगी। दोनों ही पॉइंट्स हमने बेटा अच्छे से क्लियर कर लिया। ठीक, अब देखो इसको लिखने का क्या तरीका हुआ। n/1 इक्वल टू यानी स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो n/1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब यहां पर हमारे को बोल रखा है n ऑफ मीडियम 1 इज ग्रेटर देन n ऑफ मीडियम 2। चलो ठीक है, इसका क्या मतलब हम आगे सीखते हैं इसको, पहले इस चीज को हम क्लियर कर लेते हैं। पहले बताओ इस पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया क्या? ठीक है, n/1 और n/2, पहले इस चीज को क्लियर करो, ये छोड़ दो। अगर इसको मैं बोल दूं n/2, हाँ बोलो कैसे बोलने वाले हो? तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहां पर क्या बोलोगे? स्पीड ऑफ लाइट, हाँ बोलो, हाँ बोलो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा अब आपको। ठीक है, अब स्नेल्स लॉ सीखो। स्नेल्स लॉ क्या होता है? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये बिल्कुल बुक वाली डेफिनेशन है, ये मैंने बस इसी को लिख दिया, बोर्ड का आपका काम चल जाएगा, पर ये इतने से बात क्लियर नहीं होगी, इसके लिए मेरे को और एलिब्रेट करना पड़ेगा। तो भाई सुनो, वो रूल है ये, प्रोडक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन एंगल इज कांस्टेंट। सर उससे आसान तो वो लग रहा है, नहीं मेरे भाई आ जाना, सिखाता हूं मैं। सुनो क्या बोला मैंने, म्यू साइन थीटा इक्वल टू, या म्यू साइन जो एंगल बनेगा, मैं तंग आ गया इससे, म्यू साइन थीटा इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। क्या मतलब इसका? सुनो, क्या आपको बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो जाएगा, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से दिखा लो क्योंकि आपकी बुक दिखा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, क्या एन की जो वैल्यू है, साइन थीटा। अब सुनो, एन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई? उतनी ज्यादा। एन की वैल्यू जितना ज्यादा हो गई, मेरे को एंगल रखना पड़ेगा उतना छोटा। नहीं समझ आया? आ जाओ फिर से सिखाता हूं। देखो मेरे को 6 लेकर के आना है, तो 2 इंटू 3 भी 6 हो रहा है, 3 इंटू 2 भी 6 हो रहा है। देखो नोटिस करो, जब तुमने एक वैल्यू को कम किया, जब तुमने एक वैल्यू को कम किया, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जब एक वैल्यू को इसके रिस्पेक्ट में कम कर दिया तो दूसरी वैल्यू को बढ़ाना पड़ा, तब जाकर के कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब अगर तुमने n को बढ़ाया है बेटा, तो एंगल को क्या कर दोगे? छोटा।
फिर से देखो, इसका मतलब अगर यहीं पर देखो, अब सुनो, इसका मतलब ये एंगल छोटा था, ये एंगल बड़ा था। चलो आ जाओ, अब लिखते हैं स्नेल्स लॉ। देखो, इसका मतलब अगर यहां पर जो साइन थीटा है अगर वो हो गया ज्यादा, तो पक्का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया इसका, कम। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है बेटा जिसका, उसको हम बोलते हैं अब रेयरर। रेयरर, इसका मतलब रेयरर है तो दूसरा पक्का डेफिनेटली कैसा हो जाएगा, डेंस। समझ आया कि नहीं? इसका मतलब जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा डेफिनेटली उसको कैसा बोलने वाले हो आप, डेंसर। डेंसर अगर है तो लाइट को मुश्किल से चलने देगा, लाइट को अगर मुश्किल से चलने देगा तो समझना जरा, ये जो एंगल होगा यानी कि अगर म्यू ज्यादा हो गया तो इसका मतलब उसका एंगल छोटा हो जाएगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहीं पर देख लो, इसको देखो, यहां पर देखो, अगर मैं इसको बोलता हूं N1, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा N2, देखो ये एंगल है छोटा एज कंपेयर टू दिस। अगर ये एंगल है छोटा, अगर ये वाला एंगल है छोटा तो डेफिनेटली इसका एन क्या है, ज्यादा। ये एंगल है बड़ा, इसका मतलब इसका एन क्या है, कम। ठीक है, इसका मतलब अगर ये एन है ज्यादा तो ये कैसा है, डेंसर। एन कम है तो इसको क्या बोलोगे, रेयर। आई थिंक अब तो क्लियर है, कंफर्टेबल हो गए क्या? ठीक है, तो सर ये नाटक तो आपने क्लियर नहीं किया बेटा, आ जाना, सुन क्या बोला मैंने, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका जो प्रोडक्ट है दोनों को मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल बनेगा, साइन एंगल बनेगा, उसका प्रोडक्ट है कांस्टेंट। चलो पहले लिखना सीखो, ठीक है, चलो यहां पर लिखो, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला गया, चलो लिखते हैं फिर भी, एन ऑफ डेंसर और साइन एंगल कितना बनेगा, तो साइन कौन सा एंगल बन रहा है, आई। चलो इसको क्या बोलोगे, हाँ बोलो, एन, दूसरे वाले को क्या बोल दिया, एन रेयरर, और इसको क्या बोल दिया बेटा आपने, साइन आर। नोटिस करो, एन डेंसर साइन आई इक्वल टू एन रेयरर साइन आर। ठीक है, अब देखो, अब लिखो साइन आई अपॉन आर, तो साइन आर बोलूं चाहे साइन आई बोलूं एक ही बात बोल दूंगा, उल्टा करके भी बोलूं तो ठीक है। साइन आर बोल दिया, देखो साइन आर बोला है तो एन डेंसर चला गया ऊपर, नीचे क्या आ गया, एन रेयरर। देखो चाहे एन डेंसर हो चाहे एन रेयरर हो, भाई दोनों की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। अगर दोनों की वैल्यू फिक्स है तो मैं बोल सकता हूँ साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू कैसा हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करी, और मीडियम अगर कांस्टेंट है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो दोनों की वैल्यू कांस्टेंट आ जाएगी। आई थिंक अब आपको रेफ्रैक्शन क्लियर है, स्नेल्स लॉ भी क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो उसको तो बुक वाली डेफिनेशन है, ठीक है, बोर्ड को खुश करने के लिए हम लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, रिफ्रैक्शन जो होता है बेटा, पहली बात ये होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। देखो ना, लाइट आई थी, पार होकर के चलेगी, तो पक्का मीडियम कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब सुनो, यहां पर जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है वो होता है हमारे पास लेंस। पीछे जो रिफ्लेक्शन हुआ वो किसमें हुआ था, मिरर। यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो हम किसकी बात करेंगे, लेंस। अच्छा, वहां पर इमेज फॉर्मेशन के 3 रूल्स थे, यहां पर भी वही सेम चीज हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, वहां पर पैरेलल आई थी, फोकस से गई थी, यहां पर भी बेटा पैरेलल आ रही है, फोकस से गई। अच्छा, यहां पहचानने में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कौन सा मिरर है, तो देखने से ही कौन सा लेंस है, कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा है बेटा, हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो, हाँ क्या, कॉनकैव लेंस। ठीक है, चलो यहां तो कुछ दिक्कत है नहीं पहचानने में, ठीक है। पैरेलल आई तो फोकस से गई, पैरेलल आई चली गई, कहां से गई, फोकस से। बेटा चली गई, सीरियस नहीं होना उस पर, ठीक है। सेकंड क्या बोला, पैरेलल आई तो फोकस से गई, तो फोकस से आई तो कैसे जाएगी, पैरेलल। आ जाओ, इसका मतलब फोकस से आई तो कैसे जाएगी, पैरेलल। फोकस से आई, फोकस से आई तो कैसे चली जाएगी, पैरेलल। आई डोंट थिंक इसमें दोनों रूल्स में कोई दिक्कत है, ठीक है। अगला, वहां पर देखो, यहां पर एक नया वर्ड आ रहा है, वहां पर आता था पोल। मिरर ऐसे बनता था, इस जगह पर बनता था पोल, और सारे डिस्टेंस आपने पोल से लिया था। यहां पर पोल की बात नहीं करेंगे बेटा, यहां पर हम एक नया वर्ड लेकर के आ रहे हैं, नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज ओ। ओ, ओ क्या है सर, अरे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो सारे डिस्टेंस वहां पर पोल से ले रहे थे। मैं थोड़ा सा कंपेरेटिव इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि दोबारा से आपको रिवाइज करने के लिए, दोबारा से ये नहीं कि लेक्चर को यहां वहां देखने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, इट्स ओके, आपको एक साथ ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑप्टिकल सेंटर पर आई तो वो अनडिबेटेड चली जाएगी। मिरर में क्या हो रहा था, पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही थी उतने पर ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। यहां पर क्या बोला, अगर ऑप्टिकल सेंटर पर आई तो अनडिबेटेड जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रूल तीसरा। यहां पर भी अगर ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर पर आएगी तो सीधी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बनाते हैं रे डायग्राम्स। पहला केस, दोनों में सेम, ऑब्जेक्ट वहां पर इंफिनिटी पर होता था, इमेज कहां बनती थी, फोकस पर। यहां पर भी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर बन रही है बेटा, फोकस, ठीक है।
अब नोटिस करो, नोटिस करो, नोटिस करो, ये रियल है कि वर्चुअल है? भाई मेरे, एनर्जी ऑब्जेक्ट से निकली है, एनर्जी आगे तक पहुंची है। अरे एनर्जी अगर इस तरफ आ गई और तेरी इमेज भी इस तरफ बन रही है, मतलब कैसी बन रही है? रियल। सही है क्या? और मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर होती है, चाहे मिरर से बात करूं चाहे लेंस से, अरे इमेज उतनी छोटी बनती है मेरे भाई। इसका मतलब जो इमेज बनेगी, जो इमेज तूने सबसे पहले वाली बनाई है, पहले बता कैसे बनेगी? रियल। अरे रियल है तो इसके साथ में फ्री का तेरे को क्या मिल जाएगा? इन्वर्टेड। और यहां पर ये कैसी बनेगी? वेरी डिमिनिश्ड। वेरी डिमिनिश्ड। ये बात तू करके आ चुका, तेरे लिए कुछ नया नहीं है। सही है क्या? सेकंड केस, सेकंड केस मैंने कहां पर रख दिया? पहले सबसे पहले केस में कहां पर रख दिया था? एट इंफिनिटी। अगर मैं सेकंड केस में बात करूं तो कहां पर रखूंगा? बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, चलो आ जाओ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। तो देखो जरा, अब इमेज जो बनेगी वो बनेगी, देखो पहले इंफिनिटी पर रखा तो फोकस पर बनी, अब फोकस से थोड़ी सी आगे। अरे वहां पर भी नोटिस करो, जैसे जैसे तुम मिरर के पास आते जा रहे थे, इमेज उतनी ही दूर भागती जा रही थी। यहां पर भी तो सेम सीन है ना मेरे भाई, तुम जितना जितना इसके पास आओगी उतना ही दूर भागती जाएगी। अरे क्लियर है क्या? इसलिए बेटा चेंज नहीं करना है कभी। ठीक है, अब सुनो, ये बन गई। अब इमेज देखो, वहां पर डिमिनिश्ड बनी थी, ये थोड़ी सी उससे बड़ी बन रही है। मैं अभी भी बोलूंगा डिमिनिश्ड, ये स्मॉल बोल सकता हूं, चलो ठीक है, इज्जत रख लेते हैं उसकी। तो इमेज कैसी बन जाएगी? हाँ बोलो, रियल। हाँ, साथ में रियल है तो इन्वर्टेड। और यहां पर ये कैसी बन जाएगी? स्मॉल बोल सकते हैं, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, इट्स ओके। ठीक है, चलो 2 पॉइंट हो गए क्लियर। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर रखा था, वहां पर भी कैसी बनी थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अंतर देखो क्या है, यहां पर भी सेम साइज की बनेगी, या वहां पर भी सेम साइज की बनी थी, यहां पर भी सेम साइज की बनी थी, वहां भी इन्वर्टेड थी, यहां भी इन्वर्टेड थी। कॉमन क्या है दोनों में? अरे भाई दोनों रियल थे तो दोनों कैसे बनेंगे? इन्वर्टेड। अरे क्लियर है क्या? चलो चलो, इमेज का डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब अगर सी पर रखोगे तो इमेज भी कहां पर बन जाएगी? सी पर ही बनेगी। ठीक है, अगर मैं इमेज की बात करूं तो ये भी कहां पर बन जाएगी? एट सी। और कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी? ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है दिक्कत। ठीक है, चलो आ जाओ। बस वही पैरेलल आई थी, फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर से आई, अनडिविटेड चली गई। यहां पर भी वही सेम सीन था, पैरेलल आई, फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर से आई, अनडिविटेड चली गई। ठीक है, चलो ये 3 पॉइंट में तो कोई दिक्कत है नहीं। मैं थोड़ा सा इसलिए इसको जल्दी पढ़ा रहा हूं कि ठीक है, बेसिक है, हमारे लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। सारी मेहनत हमने मिरर में कर रखी है। ठीक है, अगला क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां पर रख दिया बेटा? सी एंड एफ। याद करो, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा था सी पर, इमेज भी कहां पर बन गई थी? सी पर, दूसरे साइड। इसमें कितने सेंटर हैं? तो भाई देख, इसको बढ़ाएगा तो इसका सेंटर आएगा इधर, इसको बढ़ाएगा तो इसको सेंटर आएगा इधर। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो कि C1 C2 अलग अलग क्यों है, नहीं चल रहा है तो देख लो, चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगला क्या है कि अगले केस में मैंने कहां पर रखा? सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने बिटवीन सी एंड एफ, पैरेलल, फोकस से, ऑप्टिकल सेंटर पर आया तो अनडिविटेड आ गया। इमेज देखो बेटा, इमेज की अगर बात करूं, अभी भी कैसी है? रियल। और कैसी बन रही है? एनलार्ज्ड। हाँ, और अभी भी कैसी? रियल है तो फ्री फ्रंट, फ्री में ही क्या बन गया हमारे पास? इन्वर्टेड। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगले केस में कहां पर रख दिया? फोकस। वहां पर भी फोकस पर रखा था, इन्फिनिटी पर बनी थी। यस, कोई पैरेलल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविटेड, इन्फिनिटी तक जा नहीं सकते, तो इसका मतलब इमेज क्या बन जाएगी? पहली बात, रियल तो बनेगी, ऑब्वियसली साइड एनर्जी है। और कैसी बन जाएगी बेटा? इन्वर्टेड बन जाएगी। चलो, रियल, इन्वर्टेड, हाँ, और हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ठीक है, 5 केसेस क्लियर हो गए। 6th केस, वहां पर भी स्पेशल था, याद करो क्या था? हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास। ये केस भी स्पेशल है, स्पेशल केस। ये स्पेशल है भाई मेरे। ठीक है, चलो, आपने कहां पर रख दिया पिछले केस में? हाँ, याद करो कहां पर रख दिया? फोकस। अब अगले केस में मैं कहां पर रखूंगा? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वहां स्पेशल केस किस किस के बीच बनता था? फोकस और हाँ, पोल के बीच में। यहां पर बनेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो पास किया, अनडिविटेड चली गई। पैरेलल है वो भाई, फोकस से चली गई। आगे इनके बढ़ने का, आगे इनके मिलने का कोई स्कोप नहीं है, आपने पीछे बढ़ा दिया, फास्ट में चले गए। और यहां पर आपने जो इमेज बनाई, अच्छा मैंने मिरर वाले केस से मैंने बताया था कि जो भी इमेज तुम बनाओगे वो रिफ्लेक्शन वाले केस से ही बनाना है भाई। रिफ्लेक्शन के बाद, सॉरी यहां पर तो हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, या मैं एक नाम दे दूं ऑप्टिकल इवेंट। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, तुम भी होगे, तो इसको एक नाम दे दो ऑप्टिकल इवेंट। ऑप्टिकल इवेंट, मिरर है तो रिफ्लेक्शन, लेंस है तो रिफ्रैक्शन।
यानी कि ऑप्टिकल इवेंट के बाद ही तुम्हारे को इमेज बनाने का है, ठीक है। ऑप्टिकल इवेंट हो चुकी है, ऑप्टिकल इवेंट हो चुकी है, इसका मतलब मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो यहां पर हमारे को मिलेगी इमेज। अच्छा, तुमको पता है एनर्जी चली गई आगे, आप जा रहे हो पीछे, इसका मतलब कि देखो जरा, आप पीछे हो, इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ एनर्जी नहीं है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? पहली बात तो एनलार्ज्ड बनेगी भाई, इसीलिए हमने इसको बनाया है एनलार्ज्ड। सेकंड केस, ये जो एनलार्ज्ड बन रही है ये कैसे बनेगी? रियल की वर्चुअल? वर्चुअल, ठीक है। एनलार्ज्ड बन गई, वर्चुअल बन गई, और अभी तक इन्वर्टेड बनी थी, अब ये कैसी बन रही है? इरेक्ट। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसमें इमेज कैसी बन गई? इरेक्ट। बोलो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो, साइन कन्वेंशन भाई लेना सीख लो, फॉर्मूले को तुम्हारे को लिखने आता है, इसमें तो कोई स्पेशल बात नहीं है, सब कुछ तुम्हारे को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, ठीक है। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी, सेबल लिखा हुआ है, हाँ, थला फॉर ए रीजन, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं अपन। साइन कन्वेंशन देखो, लेंस फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, मिरर फॉर्मूले में यहाँ पर प्लस आ जाता था, यहाँ पर माइनस आ रहा है, कोई स्पेशल बात नहीं है। वी और यू अब हम समझ चुके हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस को बी ले लेंगे, यहीं पर भी वही सेम नाटक है जो हमने किया था फॉर्मूले के लिए, या फिर मैं बोलूं इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए कि साइन कन्वेंशन कैसे ले रहे थे। देखो, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, आप आए आगे की तरफ, यू के लिए आप चले जाओगे किधर? पीछे। यानी कि अगर यू के साइन की बात करूं, वी की साइन की बात करूं, एफ की साइन की बात करूं, आर की बात तो यहां पर मुश्किल ये करेंगे, तो यू का साइन इस केस में कैसे आ गया बेटा? नेगेटिव। इमेज आगे बन रही है तो वी कैसा आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब, और इमेज भी देख लो, ये कैसा इमेज बन रहा है बेटा? रियल इमेज। फोकल लेंथ यहां पर देखो कैसे बनती है भाई, ये चीज देख लो सभी लोग। फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब जो लेंस है वो कैसा है? कन्वर्जिंग। देखो, हमने जितने भी इमेज बनाए कॉन्वेक्स लेंस के, उसने लाइट को हमेशा इस तरह से मोड़ा, कन्वर्ज किया, और अगर कन्वर्जिंग है तो क्या बोलने वाले हो? पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव बोला, मतलब आपका जो लेंस है वो कैसा है बेटा? डाइवर्जिंग। वहां पर देखो, वहां पर इसका डिसीजन भी, मिरर के केस में इसका भी डिसीजन आ रहा था कि फोकस किधर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर है। यहां पर वो चीज नहीं है, यहां कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बेस पे आंसर देने वाले हैं। बोलो, आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। अब करते हैं क्वेश्चन भाई, थ्योरी के नाम पे हमारे पास जो भी था हमने खत्म कर लिया। यहां पर मैग्निफिकेशन का वही फॉर्मूला आ जाएगा, यहां पर भी सेम है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर में कुछ याद है क्या? हाँ, यहां पर जो होता था वो क्या होता था? माइनस, पर यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या है? प्लस। चलो, ये तो हमारे पास हो गया। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी P इक्वल टू क्या बोल दूंगा? 1/f, ठीक है। P इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? 1/f, ठीक है। एसआई यूनिट जो होती है उसकी होती है डायोप्टर, डी से डिनोट करेंगे। और एक चीज याद रखना, ये एसआई यूनिट है बेटा, इसका मतलब जब तुम फोकल लेंथ रखोगे, पावर को अगर तुमने डायोप्टर में रखा है, डायोप्टर में रखा है, तो फोकल लेंथ एसआई यूनिट, अगर ये एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट, यानी किस में लोगे आप इसको? मीटर में। ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है बेटा, कि अगर इसको डायोप्टर में लेना है तो ये फोकल लेंथ किस में आ जाएगी? मीटर में। चलो, ये हमारे पास क्लियर हो गया। यानी कि अगर मैं 1 डायोप्टर की बात करूं, अगर ये 1 डायोप्टर है तो ये भी कितना? 1, और इसको भी फोकल लेंथ कितना रखा होगा? 1 मीटर। ध्यान से देखो, ये 1 डायोप्टर अगर आपने लिया है तो 1 अपॉन इसको भी कितना लिया होगा? 1। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज कितना? 1 मीटर। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है बेटा। अगला जगह हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो, इसमें दो ही केस बनते हैं, याद करो बेटा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो हमारे पास आता था उसमें भी दो केस होते थे, और सेम उसी के जैसा ये भी हो जाएगा, ठीक है। पहले केस में अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, तो ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से जो रेज आती है बेटा मेरे, जो रेज आती हैं वो कैसी आती है? पैरेलल, ठीक है।
जो रेज आ रही है वो आ जाएंगी पैरेलल। यहां पर आपने फोकल लेंथ बोल दिया, इसको आपने सपोज इस तरफ आपने इसको F2 बोल दिया, ठीक है, F2 बोल दिया, इसको आपने 2F2 बोल दिया, इस तरफ आपने इसको F1 बोल दिया, इधर आपने कहीं ना कहीं 2F1 बोल दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल आई, डाइवर्जिंग है तो रेज को ऐसे भेज देगा दूर। पैरेलल रेज आई, डाइवर्जिंग है, रेज को भेज देगा दूर, ठीक है, दोनों दूर चले गए। ऑप्टिकल इवेंट बेटा हो चुकी है। अगर ऑप्टिकल इवेंट हो चुकी है तो सीधी सी बात है, अब मैं रेज को पीछे बढ़ाऊंगा सो दैट मेरी इमेज फॉर्म हो सके। तो पैरेलल है तो इमेज फॉर्मेशन तो फोकस पर ही होगा। यहां पर भी आपने इसको बढ़ाया, इसको भी फोकस पर पहुंचा दिया, यानी कि इस जगह पर क्या बन गया बेटा, इमेज। याद करो तो एनर्जी आगे की तरफ चलेगी, आप जा रहे हो इस तरफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी तो आगे गई। इसका मतलब जो इमेज बनेगी, इमेज का सेम वही सीन हो जाएगा जो कॉन्वेक्स मिरर में बनता था। तीन सिचुएशंस बनती थी, कैसी, इरेक्ट, और कैसी, डिमिनिश्ड, बोलो यार, और कैसी बनती थी, बहुत ही छोटी बन रही थी वो तो ठीक था, और रियल की वर्चुअल। तो यहां पर भी देखो ये पीछे की तरफ बन रहा है, तो वही सेम केस, इरेक्ट तो बनेगी, ये हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, एंड रियल की वर्चुअल। तो बेटा इरेक्ट इमेज से तो कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल। केस फर्स्ट, आई डोंट थिंक इसमें बेटे आपको किसी भी तरह की दिक्कत होगी। अगले केस की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, अब आप रखोगे बिटवीन, या ऐसे बोल दूं कि रख दोगे नियर टू F1, ठीक है, ये हो गया आपका केस सेकंड, ठीक है। अब आप मिरर के जितना पास आओगे, इमेज आपकी उतनी ही दूर आती चली जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आ गया 2F1, इसके नियर में अब आपने रख दिया, पैरेलल लेकर के आए, जो पैरेलल लेकर के आए वो इस तरह से चली जाएगी, मतलब इस तरह से इस तरफ फोकस पे चली जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा, इमेज मेरे को यहां पर चाहिए, ठीक है। अब देखो, तो इसको तो मेरे को बढ़ाना पड़ेगा बेटा पीछे, पर रुक जाओ, एक काम करते, इसको मैंने जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दी वो तो अनडिविएटेड चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपके पास, ठीक है। इस जगह पर अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं, देखना बेटे, अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा इस तरह से तो हमारे को एक इमेज बनती हुई दिख जाएगी। ये इमेज अभी भी थोड़ी सी बड़ी बन गई है, पर अभी भी कैसी है बेटा, इरेक्ट। और कैसी बन रही है, इरेक्ट है तो वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट वर्चुअल, और वो डिमिनिश्ड थी, इसको स्मॉल बोल सकते हैं, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड थी या डिमिनिश्ड बोल देंगे। ये दोनों केसेस आई थिंक अब आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ये इमेज फॉर्मेशन भाई हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम आगे इस जगह पर इमेज फॉर्मेशन, अब थोड़ा सा हमारे पास लिवरेज है कि कैसे करेंगे। देखो इस जगह पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा, हाँ रख दिया भाई, रख दिया। ये जो इमेज बनाएगा, ये इमेज को इसी तरफ बनाएगा। अब ये तुम्हारे को सीख के आ चुके हो, देखो पीछे चलो, पीछे चलो। ये अगर रे डायग्राम क्लियर नहीं है तो फंस जाओगे। उन्होंने जहां पर इमेज की पोजीशन बोली, देखो इमेज हमेशा इसके वर्चुअल साइड बन रही है, ध्यान से बेटा। कॉनकेव जो लेंस होगा उसके वर्चुअल साइड इमेज बनती है, इसी साइड बनेगी। लाइट रेज आगे आ रही है, आप जा रहे हो पीछे, अरे आप जा रहे हो पीछे, इसका मतलब v जो +10 है +10 होगा कि -10, अरे -10 होगा, इसलिए थोड़ी सिखाया था। चलो आ जाओ बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखना, इसका मतलब v की जो वैल्यू हो जाएगी, इस जगह पर क्या लिख दोगे, -10 सेंटीमीटर। बिना इसके, बिना रे डायग्राम के हम तो फंस जाते हैं, ठीक है। चलो फाइंड द, अब हमारे को क्या बोल रखा है, फाइंड प्लेस्ड एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस,
ठीक है। क्या पूछा, क्या फाइंड द मैग्निफिकेशन, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू की वैल्यू हमारे को पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ ना, 1/v, हाँ मिरर वाली आदत, -1/u दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। तुमको क्या चाहिए, 1/u, रहने दो इसको, इसको इधर लेकर के आओ, चलो 1/f। अब जो फोकल लेंथ है आपने कितना रखा, -15 सेंटीमीटर, तो इसको कितना रख दिया आपने, इसको यहां ले आओ, तो 1/-15, इसको यहां लाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, माइनस, हाँ बोलो, माइनस कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/-15 प्लस 1/10, तो यहां से 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 और 10 कितना ले लो, 150 ले लो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, -10 प्लस 15, v की वैल्यू यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -b/u, नहीं, प्लस v/u, तुमको b और u पता ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। चलो, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते ही मेरे को ये पता चल गया कि जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होने वाली है बेटा, +10 सेंटीमीटर होने वाली है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज कितना, 15 सेंटीमीटर। तो बना लेते हैं, बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया यू। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। चलो ठीक है, पहले देख लेंगे, ये जो है ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द, और हमारे को यू पता है, सबसे पहले चलो बी का जुगाड़ करते हैं, तो 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1/f। 1/v मेरे को चाहिए, लाइट रेज आगे, हम जा रहे हैं पीछे, तो -1/-15 इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ गिवन है क्या, यस, +10 सेंटीमीटर, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/10, ये तो प्लस बन गया है, पर इधर आकर के माइनस, -1/15, यहां से हमारे को v का वैल्यू निकल जाएगा, और फाइंड द नेचर, तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपने फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर रखा है, आपने यू ले रखा है 15 सेंटीमीटर का, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पर, अच्छा यहाँ पर तो वो चीज लगेगा नहीं, f=r/2, सॉरी, f=r/2 यहां से लगेगा नहीं। फाइंड द नेचर, पोजीशन, पोजीशन तो हमने बता दिया, साइज ऑफ इमेज, m फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, hi/ho, पर पहले m की वैल्यू निकालना, कैसे, क्या लगा करके, v/u, ठीक है। तो भाई दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जो भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ पर लेक्चर के टाइम के साथ में कमेंट कर देना, मैं उस चीज को क्लियर आउट कर दूंगा। जो भी आपके जो भी कॉन्सेप्ट थे इसको मैंने क्लियर आउट करने की कोशिश की। स्टिल अगर आपको कोई डाउट आते हैं या आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं, आप उस चैप्टर के नाम आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसको वहां से कवर अप कर लूंगा। या कोई टॉपिक आपको इसमें भी समझने में दिक्कत आई हो या पूरे सब्जेक्ट में कहीं पर भी समझने में दिक्कत आई हो, तो मैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हैव अ नाइस डे।